आपने डायमेंशन एनालिसिस बनाना सिखाया, लेकिन क्या यूज है डायमेंशन एनालिसिस का? यूज क्या होता है ना? फिजिक्स में कुछ तो यूज होता होगा। आपने ऐसे ही करा दिया डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस करा रहे हैं तो किस लिए यूज हो रहा है? ठीक है ना? तो इसका जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो ये है। लेकिन प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। हाँ डेफिनेटली, जो भी चीज करवाऊंगा इट इज बेस्ड ऑन दी प्रॉपर्टी, पूरा प्रॉपर्टी पे बेस्ड होगा। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे तो मैं आपसे पूछता हूँ, एग्जांपल है ये, ठीक है ना? ध्यान से समझना। जैसे एग्जांपल के तौर पे वेदर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ वेदर, फाइंड आउट whether the following formula is dimensionally correct or not. ये फॉर्मूला सभी ने किया हुआ है? आप इसे चेक कर सकते हो कि ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। डायमेंशनली करेक्ट मतलब फिजिकली कुछ इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर पाओ या ना कर पाओ, लेकिन हाँ ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, क्या ये फॉर्मूला सही है, डायमेंशनली सही है, तो ये आप फाइंड आउट कर सकते हो। अच्छा कैसे फाइंड आउट करेंगे? अच्छा पता है हमें ये डायमेंशनली करेक्ट है क्योंकि तब हम फिजिक्स में यूज करते हैं, लेकिन हम डायमेंशन एनालिसिस से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? ध्यान से समझो। मैंने कल आपको प्रॉपर्टीज बताई थी, अगर आपको याद हो। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज थी? पीछे चले जाता हूँ थोड़ा सा। 4 प्रॉपर्टीज बताई थी। फिजिक्स में 4 रूल्स होते हैं। क्या क्या थे? Any two physical quantities whose dimensional formula is same can be added or subtracted. आप कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम रहता है उन्हीं को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है। दूसरी क्या थी? एनी टू फिजिकल क्वांटिटीज जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है उनको आप इक्वेट कर सकते हो। ठीक है, मतलब कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी है जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है उसके साथ आप क्या क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो और इक्वेट भी कर सकते हो। अच्छा तीसरा क्या है? तीसरा ये था कि एनी टू फिजिकल क्वांटिटी जिनको आप ऐड कर रहे हो, मान लीजिए आपने ए और बी को ऐड किया, तो ऑब्वियस सी बात है पहली कंडीशन क्या थी? ए और बी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए।
सेंटीमीटर। दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला मैंने बता दिया है क्या है, दिख रहा है सभी का। पूछा है व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर। तो पेरीमीटर मैंने निकाला तो कितना है 60 मीटर। ध्यान देना इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला सेम ही है। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी का अगर डायमेंशन फॉर्मूला सेम है तो आप डेफिनेटली उन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट तो कर सकते हो, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद कोई फिजिकल क्वांटिटी आ रही है, जैसे यहाँ पे दो लेंथ को ऐड करने के बाद पेरीमीटर आ रहा है, तो पेरीमीटर की भी का भी डायमेंशन फॉर्मूला ए और बी के डायमेंशन फॉर्मूले के इक्वल रहेगा। ये तीसरी थी। और चौथी ये थी कि अगर कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी दो फिजिकल, तो आप अगर आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद मल्टीप्लाई कर रहे हो, जैसे एग्जांपल के तौर पे ए है मान लो वेलोसिटी और बी है टाइम, तो वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करोगे तो एक फिजिकल क्वांटिटी निकल के आती है, हमें पता है क्या आता है, डिस्टेंस आता है। तो डिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, ए के डायमेंशन फॉर्मूले को बी के डायमेंशन फॉर्मूले से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। वैसे डिवीजन में करते हैं, ठीक है। ये चार प्रॉपर्टी हमने देखी थी पिछली बार। अब ये सब चीजें यहाँ पे यूज होंगी, ध्यान देना। ठीक है, अब कैसे करूं, चेक कैसे करूं कि ये डायमेंशन फॉर्मूला से सही भी है कि नहीं, देखना आप चेक कैसे कर रहा हूं। अब मुझे एक एक के डायमेंशन फॉर्मूला बताओगे, कौन मुझे बताएगा डायमेंशन, ऐसे यहाँ पे क्या होता है बताएगा कोई, डिस्प्लेसमेंट, यू क्या होता है, व्हाट इज यू, व्हाट इज यू हियर, इनिशियल वेलोसिटी, ए इज एक्सेलरेशन और टी यहाँ पे क्या है, टाइम। ये ठीक है, ये चार चीजें हैं यहाँ पे और सबका डायमेंशन फॉर्मूला हमें पता है, ठीक है। तो एक एक करके डालेंगे, मेरा काम हो जाएगा। देखो सबसे पहले तो बताओ व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एस, डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, देखना जरा क्या लिख रहा हूं मैं, m0 l1 t0, यहां तक आ गया, क्लियर है ये। डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, और लेंथ की पावर क्या है 1, डिस्प्लेसमेंट की पावर 1। फिर अब और देखो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ut। अब आप देखोगे तो यहाँ दो फिजिकल क्वांटिटी, एक तो वेलोसिटी है और एक टाइम है। और कल मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है तो उस पूरे का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालोगे, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ u से आप मल्टीप्लाई करोगे डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ टाइम को, ठीक है। करो, कौन बताएगा डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, m0 l1 t-1, क्लियर है यहाँ तक। टाइम का m0 l0 t1, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करते हो तो यू विल गेट m0 l1 t-1 प्लस 1, यानी कि m0 l1 t0। तो हमने ut का निकाल लिया। अब देखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ at स्क्वायर, सिर्फ at स्क्वायर करेंगे, हाफ तो कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, ठीक है, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता, कांस्टेंट है। अच्छा यहाँ क्या होगा, तो यहाँ पे होगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए, एक्सेलरेशन को, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन को आप डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ
m0 l0 t स्क्वायर, टाइम 2 बार यूज हुआ है तो t स्क्वायर हो जाएगा। मैं ना अपना ये ऑफ कर रहा हूँ वीडियो, थोड़ा वीडियो के साथ काफी प्रॉब्लम हो रही है, देख लो। एक्सक्यूज मी सर। यस सर ये जो t-2 है सर, वहां पर -1 आएगा ना सर? कहाँ पे? सर जो आपने एक्सेलरेशन का लिखा है, यहाँ पे सर आपने जो एक्सेलरेशन का लिखा है। एक्सेलरेशन का क्या होता है? यस सर, उसमें t माइनस -1 नहीं आता बेटा, -2 आता है। देखो जरा मैं दिखा देता हूँ पीछे। -1 आता है। देखो ये देखो, दिख रहा है? ओके क्लियर है? यस सर। ओके, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, ठीक है ना एक्सेलरेशन। तो नीचे एक टाइम आ गया ना, वो टाइम ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, -2 कर दो। तो सर m0 l1 t0, ये इसका था डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ut कितना था, m0 l1 t0, एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर ले लो या ए टी स्क्वायर ले लो, बात एक ही है, ठीक है ना, क्योंकि हाफ का तो कोई होगा नहीं, वो आएगा m0 l1 t0। अब अगर आप ढंग से देखोगे तो ये फॉर्मूला तभी करेक्ट होगा, ध्यान देना। अच्छा एक और चीज मैं लिख देता हूँ, अगर ut का m0 l1 t0 है और हाफ ए टी स्क्वायर का m0 l1 t स्क्वायर है, तो जरा मुझे बता देगा कोई डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर क्या होगा? तो यहाँ पे अब कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? तीसरी वाली, कि दो फिजिकल क्वांटिटी जिनका डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है उनको ऐड करते हो, तो ऐड करने के बाद ये है ना, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी ut और हाफ ए टी स्क्वायर के इक्वल होगा, यानी कि कितना, m0 l1 t0। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा सभी को। ठीक है, अब बस हमें ये चेक करना है क्या ये कंडीशन फॉलो हो रही है कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ s इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि s जो है किसके इक्वल है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अगर डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ s इज इक्वल टू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो गया, यानी कि डायमेंशनली करेक्ट है, इसमें कोई खराबी नहीं है फॉर्मूले में, डायमेंशनली करेक्ट है, ध्यान देना। अब डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ s क्या इक्वल है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर? देखो जरा है कि नहीं, है कि नहीं? देखो ये s का हो गया और हाफ ए टी स्क्वायर का क्या होगा, दोनों इक्वल है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ यस दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। अच्छा अब आप बोलोगे कि सर क्या अगर ये डायमेंशनली करेक्ट है
तो क्या इसका कोई यूज भी है? हाँ यूज है इसका, प्रैक्टिकली फिजिक्स में यूज होता है ये, है ना। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की दूसरी इक्वेशन है ये। अब जरूरी नहीं है कि हर डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला फिजिकली लाइफ में उसका कुछ इम्प्लीमेंटेशन हो, जरूरी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हाँ अगर कोई डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला है तो आप इसे बोल सकते हो कि डायमेंशनली करेक्ट है, मुझे ये नहीं पता कि इसका फिजिक्स में कोई यूज होगा कि नहीं, आप ये बोल सकते हो, ठीक है ना। ठीक है, एक और देता हूँ एग्जांपल है, एक और करवा देता हूँ, फिर आपको दूंगा, आप करना, ठीक है ना। एग्जांपल देता हूँ मैं, फाइंड आउट whether the formula is dimensionally correct or not. ध्यान से समझना, यहां लिख रहा हूं, ध्यान से समझना क्या है। मैंने बनाया, ठीक है ना, बनाया क्या, ये एक्चुअल में फिजिक्स में यूज होता है, तो डेफिनेटली करेक्ट ही आएगा, लेकिन आपको प्रूव करना है। मैं बता देता हूँ यहाँ पे क्या क्या क्वांटिटी है। आर ई होता है रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर क्या होती है? डायमेंशन लेस वेरिएबल है, बता देता हूँ। अच्छा, अगर ये डायमेंशन लेस वेरिएबल है, इसका मतलब इसका कोई डायमेंशन नहीं है, बट हाँ ये वेरिएबल है। ऐसे कई कांस्टेंट होते हैं, ध्यान देना, जो डायमेंशनल, जिनका कोई डायमेंशन होती नहीं लेकिन वो वेरिएबल होते हैं। 4 तरीके की फिजिक्स में क्वांटिटीज आती हैं, ध्यान देना। क्या क्या आएगा, ध्यान देना। डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशन लेस वेरिएबल। डायमेंशनल वेरिएबल क्या होते हैं? जिनका डायमेंशन भी है और वो वेरिएबल भी, जैसे फोर्स, तो फोर्स की डायमेंशन भी है और वेरिएबल भी है। फिर दूसरी क्वांटिटी आ गई ये, जैसे ये आ गई, अभी लिखवा दूंगा, ये है डायमेंशन लेस वेरिएबल। अब मुझे बताओ, अगर ये डायमेंशन लेस है तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? m0 l0 t0, कुछ नहीं आएगा इसमें। आ गया समझ में? फिर वैसे ही डायमेंशन, ठीक है, तो ये हो गए वेरिएबल। फिर वैसे ही कांस्टेंट आते हैं। कांस्टेंट क्या होंगे? डायमेंशन लेस कांस्टेंट। तो डायमेंशन लेस कांस्टेंट मतलब जैसे हाफ, 1, 2, जितने भी इंटीजर है वो क्या है? डायमेंशन लेस कांस्टेंट, ठीक है ना। ना तो कोई डायमेंशन है उनकी और वो कांस्टेंट है। और चौथा डायमेंशनल कांस्टेंट, मतलब वो कांस्टेंट है बट उनका डायमेंशन है। तो क्या होगा वो? जैसे जी हमने पढ़ा था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये एक डायमेंशनल कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये लिखवा दूंगा मैं सारा। तो अभी तो आप ये सोचो, ये जो रेनॉल्ड्स नंबर है ये क्या है? डायमेंशन लेस वेरिएबल, मतलब इसकी कोई डायमेंशन। बाकी देखो क्या है, बाकी क्या है? रो क्या है? डेंसिटी। v क्या है? वेलोसिटी। d क्या है? डायमीटर ऑफ पाइप। और नीटा यहाँ पे क्या है? विस्कोसिटी। अब जरा मुझे बता दो कि ये फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं, डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। कौन बताएगा करेक्ट कब होगा? कब होगा? आप ना अनम्यूट करके बता सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, बता सकते हो। हाँ कल बताया था विस्कोसिटी का, अगर याद होगा विस्कोसिटी का बताया था, पीछे ले जाता हूँ, ठीक है। विस्कोसिटी का बताया था, ठीक है, बता देता हूँ, एक बार चले आता हूँ पीछे। विस्कोसिटी का क्या है देखो, ये रहा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नीटा क्या है? m1 l-1 t-, ठीक है।
m1 l minus 1 p minus 1। यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ m1 l minus 1। अच्छा, अब बताओ जरा ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट कब होगा? तो आप क्या बोलोगे? तो तभी होगा करेक्ट जब डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर होगा किसके इक्वल? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रो वी डी बाय म्यू। ये दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है। अच्छा, अब कर लेते हैं कि है कि नहीं। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ आर ई क्या है? रेनॉल्ड्स नंबर, तो वो है m0 l0 t0। ठीक है, ये तो पता ही है हमें डायमेंशनलेस वेरिएबल। अब इसका देखते हैं, तो इसका क्या होगा? इसका होगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रो मल्टीप्लाई बाय डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ v into dimensional formula of d divided by dimensional formula of not mu beta। ऐसे एक एक करके बताएगा भाई जल्दी। डेंसिटी का क्या था डायमेंशनल फॉर्मूला? मैं लिख देता हूँ, क्या था? m1 l minus 3। वेलोसिटी का क्या था? l1 t minus 1। डायमीटर का क्या होगा? l1। ठीक है, और नीटा का तो पता ही है। ठीक है, एक एक करके डाल देता हूँ। m1 l minus 3 वेलोसिटी का, l1 t minus 1 डायमीटर का, l1 नीटा का है, नीटा का है m1 l minus 1 t minus 1। अब जरा इसे सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। अगर ये m0 l0 t0 पे इक्वल है, इसका मतलब ये फॉर्मूला करेक्ट है। जीरो एल देखो, एल कितना? एल ऊपर है -3 +1 +1, नीचे कितना है? -1, ऊपर जाएगा +1। ठीक है, टी टी देखो, अब टी ऊपर कितना है? -1 और नीचे कितना है? -1, ऊपर जाएगा +1। ठीक है, ये गया इससे, ये 3 से 3 गया और 1 से 1 गया। क्या सही है? क्या ये फॉर्मूला सही है? यस, this formula is dimensionally correct। आगे समझ में आया? समझ में किस तरीके से चेक करते हैं कि नहीं आया? बताओ जरा, समझ में आया? बढ़िया। ठीक है, एक और दे रहा हूँ, मत करो। दो दे रहा हूँ, फिर मैं आगे चलूंगा। ठीक है ना? थोड़े दो सिंपल दे रहा हूँ, ठीक है, करने की कोशिश करो। ठीक है, आगे जो है फिर मैं और थोड़े से टफ करवा दूंगा। ठीक है, और थोड़े जो है आगे चलेंगे फिर कि किस टाइप से और क्या क्या पूछा जा सकता है। फाइंड आउट whether formula is dimensionally correct or not।
दो दे रहा हूँ, जो समझ लेना। पहला है Q इज इक्वल टू CV, ठीक है। चलो ये मत लो, एक एक करके लिखवा दूंगा, ये मैंने करवाए हुए हैं कल, तो आप देखना, चेक करना, ठीक है ना। ये पहला है, और दूसरा है मैं बता देता हूँ यहाँ पे क्या है। U क्या है? U है एनर्जी, एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी, E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हटा दो, ये हटा दो। या कुछ और लिख देता हूँ इस तरीके से। यहाँ पे P क्या है? पावर। T क्या है? टाइम। और U है वेलोसिटी। अच्छा, एनर्जी का क्या होगा? डायमेंशन फॉर्मूला बताएगा कोई? वर्क डन जैसा होगा, है ना। वर्क डन जैसा होगा, अगर आप देखोगे तो वर्क डन जैसा होगा। क्या होता है बताओ? बहुत बढ़िया, M1 L2 T-2। परमिटिविटी, अब परमिटिविटी अगर आपको याद होगा तो मैंने कल बताया हुआ है, मैं थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ, ठीक है, वहीं से कॉपी पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, ताकि समझ में आ जाए। परमिटिविटी पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये तभी पता चलेगा जब आपको सारे फॉर्मूले, इसलिए क्या होता है कि फर्स्ट चैप्टर जब कराया जाता है तो उसमें वही फॉर्मूले कराए जाते हैं, डायमेंशन फॉर्मूले, जो आपको पता हो, ठीक है ना। अदरवाइज बहुत ये है परमिटिविटी का। और इलेक्ट्रिक फील्ड का ही बताया था, अगर याद होगा लास्ट करवाया था, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा? ये था इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब जरा मुझे बताओ ये सॉल्व करके, ये आप ही करोगे, ठीक है। ये फॉर्मूला सही है कि नहीं? करिए, तीनों का डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता है। आया?
गलत है, चलो देख लेते हैं। पहले तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये देख लेते हैं। अच्छा, तो क्या होगा, हाफ का तो कुछ नहीं होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर है ना, तो ई स्क्वायर का मतलब क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ई इनटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ई, आप ऐसा सोचो, ठीक है, दो बार मल्टीप्लाई करो। एप्सिलॉन नॉट का है m माइनस 1 l माइनस 3 t2 a2। ई का ना आप ऐसे कर सकते हो, स्क्वायर कर सकते हो उस ई के में, ई में 4 फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, तो उनकी जितने भी पावर है उनको डबल कर दो और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा m2 l2 t माइनस 6 a माइनस 2। तो m की पावर आ गई 2 माइनस 1, l की बहुत बढ़िया, तो ये आ गया m1 l माइनस 1 t माइनस 4 a0। अब अगर हम ढंग से देखें तो पता चलता है कि डायमेंशनल फॉर्मूला, अगर ये फॉर्मूला करेक्ट है तो ये तभी हो सकता है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ u इज इक्वल टू क्या हो, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के इक्वल। क्या है इक्वल, नहीं है इक्वल, है ना, तो द फॉर्मूला इज इनकरेक्ट। दिस फॉर्मूला इज करेक्ट है कि गलत है, पावर का क्या होगा बताएगा कोई, पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। ये तो ऊपर वाला तो नॉट करेक्ट है, ठीक है ना, वो तो आपने देख लिया, इट इज नॉट करेक्ट, पता चल गया मुझे। पावर का देखो, पावर का क्या होगा, ओके m1 l2 t माइनस 2, बहुत बढ़िया। टाइम का तो t टाइम है ना, तो मुझे यहाँ लिखना चाहिए, यहाँ लिखना चाहिए डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टी स्क्वायर होगा टी स्क्वायर, सीधे सीधी सी बात, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ यू वेलोसिटी है तो क्या होगा एल टी माइनस। सबसे पहले तो निकाल लो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टी स्क्वायर बाई यू के लिए, नॉट करेक्ट, बहुत बढ़िया, नॉट करेक्ट। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टी स्क्वायर बाई यू क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ यू। टी स्क्वायर का क्या है, टी स्क्वायर हो गया, और यू का क्या है एल टी माइनस 1, तो ये ऊपर जाता है तो ये आएगा एल माइनस 1 टी की पावर 2 प्लस 1 और m0 l माइनस 1 t माइनस t3। तो अब साफ साफ दिख रहा है कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ p इज नॉट इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ t स्क्वायर बाय u।
नॉट इक्वल है, ठीक है। सो दिस फॉर्मूला इज इनकरेक्ट। ठीक है, किसी भी फॉर्मूले का ध्यान देना, किसी भी फॉर्मूला का डायमेंशनली करेक्ट होना बहुत जरूरी है अगर वो फिजिक्स में यूज हो रहा है तो। अगर वो डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो उसका फिजिक्स में कोई यूज हो ही नहीं। चलो यहाँ तक आ गया समझ में, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप कर सकते हो ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। और करवाऊंगा, ऐसे ऐसे नहीं, और करवाऊंगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, आपको क्या निकालना है, फाइंड आउट दी डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए एंड बी। दूसरा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए बाई बी। तीसरा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए टू बी। if दिस फॉर्मूला, ये जो दे रखा है, ये जो दे रखा है, दिस इज डायमेंशनली करेक्ट। अब दिया हुआ है तो डायमेंशनली करेक्ट है, ये ध्यान देना। तो आपको बताना है कि ए का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, बी का क्या होगा, ए बाई बी का क्या होगा और ए इनटू बी का क्या होगा। वेयर पी इज पावर, पी पावर है, एक्स है डिस्टेंस, डी है टाइम। कैसे करेंगे, मैं करवाता हूं ये वाला, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन करना, ढंग से देखना। अगर ये डायमेंशनल फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है डायमेंशनली करेक्ट है, तो इसमें आप देखो चार जो प्रॉपर्टीज है ना, वो मैं यूज करता हूँ। देखो कैसे, ध्यान से समझो। ये है ये फॉर्मूला है। अच्छा, ये डायमेंशनली करेक्ट कब होगा? सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि देखो ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, तो ये दोनों क्या हो रही है, ऐड हो रही है। ऐड हो रही है तो इसका मतलब ये तभी ऐड हो सकती है जब डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए रूट एक्स मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी टी स्क्वायर। ये चीज समझ में आई सभी को? ये होना ही चाहिए, है ना। अच्छा, अब क्योंकि ये दोनों ऐड हो रही हैं तो मैं ये भी लिख सकता हूँ, ऐड होने के बाद क्या मिला मुझे, ये पूरी क्वांटिटी मिली, ये पूरी क्वांटिटी मिली, तो मैं लिख दूंगा, ये भी लिख सकता हूँ दैट इट इज आल्सो इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर। ये भी हो ही जाएगा, ऑब्वियसली बात है, अपने आप हो जाएगा। और क्या पता चल रहा, और ये पता चल रहा है ये जो P है ये पूरा वो पूरा इसके इक्वल है, यानी कि ये पूरा का पूरा इसके इक्वल होना चाहिए। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ P के इक्वल होना चाहिए, मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए रूट एक्स, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी टी स्क्वायर एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ P, ये तीनों इक्वल, ये इक्वल होने ही चाहिए, ठीक है ना, तभी हो सकता है ये पूरा पूरा। अब एक एक करके देख लेते हैं, है ना, एक एक करके देख लेते हैं। अगर मुझे ए का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है तो सबसे पहले तो ये बता दो व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पी। सबसे पहले तो ये बताओ क्या है डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पी, क्या है, पावर है। क्या होगा डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पावर, बताया था अभी आपने, m1 l2 t-3, ये आपने बताया। अब पहले तो इन दोनों को इक्वेट कर लो, ये और ये, इन दोनों को इक्वेट कर लो। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए रूट एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पी। तो यहाँ से ए का डायमेंशनल फॉर्मूला निकल जाएगा, कैसे? अब यहाँ प्रॉपर्टी लगाओ, प्रॉपर्टी क्या है, क्या कहती है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए रूट एक्स होगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए इनटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए रूट एक्स। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए विल बी इक्वल टू हो जाएगा सीधा सीधा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पी डिवाइडेड बाय डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रूट एक्स। यहाँ तक आ गया समझ में?
आगे समझ में कि नहीं? व्हाट इज डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पी? वो होगा m1 l2 t माइनस 3। ये अभी आपने निकाला। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रूट x। अब x क्या है? x क्या है? लेंथ। अगर आप देखोगे डिस्टेंस है और उसकी पावर क्या है? हाफ है, तो क्या हो जाएगा? m0 l हाफ t0 नीचे वाले। बस हो गया मेरा काम। ऊपर ले जाओ, m की पावर 1 माइनस 0 l की पावर 2 ऊपर जाएगा माइनस हाफ t की पावर माइनस 3, तो कम्स आउट टू बी m1 l t by 2 t माइनस 3। आई होप ये क्लियर हो सभी को। ये है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए। यस, यहाँ तक आ गया? क्लियर क्लियर हुआ सभी को? देखो एक बार बता दो जरा। ये है ए का निकालना। अब बी का कैसे निकालें? तो बी का कैसे निकालें? अब इसको फिर से इसके साथ इक्वेट कर दो, है ना? अब बी टी स्क्वायर के डायमेंशन फॉर्मूले को फिर से पी के साथ इक्वेट कर दो, क्योंकि दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है। मैं क्या लिखूंगा? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू हो जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पी। फिर से प्रॉपर्टी लगाओ। यहाँ क्या हो जाएगा? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी इंटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टी स्क्वायर। वहां से समझते रहना। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पी निकालना है आपको, हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पी डिवाइडेड बाय डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टी स्क्वायर। पी का आपने डायमेंशनल फॉर्मूला बताया कितना था? m1 l2 t माइनस 3 और टी स्क्वायर मतलब टाइम का स्क्वायर, टी टाइम दिया हुआ है तो टाइम का स्क्वायर कर दो, तो क्या हो जाएगा? m0 l0 t2। पता चल गया बी का भी। बी का आ जाएगा m1 l2 t माइनस 3 माइनस 2। आई होप ये क्लियर हुआ होगा सभी को। यही तो मुझे निकालना है। ए का डायमेंशन फॉर्मूला और बी का मैंने निकाल दिया। यहां तक आ गया समझ में सभी को? बहुत बढ़िया। और क्या निकालना है? और क्या निकालना है हमें? एक और दो चीजें और निकालनी है। क्या निकालना है? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए बाय बी निकालना है। अब यहाँ फिर से प्रॉपर्टी लगाओ। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए को आप डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी से डिवाइड कर दोगे तो ए बाय बी का पता चल जाएगा। व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए? ए का डायमेंशन फॉर्मूला हमें पता है, मैंने अभी निकाला m1 l3 by 2 t minus 3। और बी का भी निकाल लिया है। बी का कितना है? m1 l2 t minus 5। तो a by b का क्या हो जाएगा? सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा? m1 minus 1 l t by 2 minus 2 t minus 3 plus 5। comes out to be 1 बन गया। m0 l की पावर 3 minus 4 by 2 that is minus half और t की पावर क्या आ जाएगी?
ये है a बाई बी का। ऐसे ही आप डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए बी निकाल सकते हो, a इंटू बी, वो किसके इक्वल होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए को आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी से मल्टीप्लाई करना है आपके पास, और कुछ नहीं। ए का m1 L3/2 t माइनस 3, ये ए का हो गया, और बी का क्या है? m1 L2 t माइनस 5। ऐड कर दो सभी को, पावर देखो ऐड करना है, 1 + 1 L की पावर 3/2 + 2 t की पावर -3 माइनस। जी आई होप क्लियर हुआ होगा सभी को। सिंपल है, कुछ भी नहीं है, तो बहुत सिंपल सवाल है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। और यूनिट्स एंड मेजरमेंट सिंपल होता ही है, कुछ नहीं है उसमें। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं आपको दे रहा हूँ, करने की कोशिश करो इस तरीके से, ठीक है, ध्यान से समझना। फाइंड आउट दी डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a बाई बी। आपको बस a बाई बी का निकालना है, ठीक है। फॉर्मूला देखो क्या है, फॉर्मूला है ये e प्लस b बाई ए स्क्वायर b माइनस बी इक्वल टू आर डी। इसे एवोगैड्रोस फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है ना, या केमिस्ट्री में पढ़ोगे, फिजिक्स में भी यूज होता है, ठीक है। मैं एक एक करके बता देता हूँ यहाँ पे क्या है, क्या क्या चीजें हैं। P यहाँ पे क्या है? प्रेशर है। V यहाँ पे क्या है? वॉल्यूम। R यहाँ पे क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और T यहाँ पे क्या है? टेम्परेचर। अब जो प्रॉपर्टीज हैं वो लगाओ यहाँ पे, करने की कोशिश करो। थोड़ा सा टफ बना दूं ना, थोड़ा सा टफ अगर बनाऊंगा तो ये भी हो जाएगा। देखो वैसे मैं आर हटा दे रहा हूँ, बैटरी है, मैं आर हटा दूं, थोड़ा सा टफ बना देता हूँ। टफ है नहीं एक्चुअल में, आपको खुद समझ में। मैंने यहाँ पे सी लिख दिया, सी लिख दिया, ठीक है। और मैं आपसे बोल रहा हूँ आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है किसका? ए बाई बी सी का। कैसे निकालें? अब अगर आप ढंग से देखते हो तो आपको पता चलता है कि ये जो P है ना, प्रेशर, ये पूरा V बाई में ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है ना। तो अगर आप ढंग से देखोगे तो आपको पता चलता है कि दो चीजें, दो फिजिकल क्वांटिटी ऐड होती हैं। आप ना अनम्यूट करके ना आंसर दे दिया करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। जब मैं कोई क्वेश्चन हो तो अनम्यूट करके एकदम आंसर दे दो, उससे मुझे पता चलेगा कि हाँ भाई समझ में तो आ रहा है। कौन मुझे बताएगा? अगर P और V बाई ए स्क्वायर ऐड हो रहे हैं तो क्या होगा? इसका मतलब क्या है? सर दोनों के डायमेंशनल वो सेम है। हाँ, डायमेंशन फॉर्मूला दोनों का और सेम होगा। तो सबसे पहले तो मैं ये लिख देता हूँ, सबसे पहले तो ये लिख दिया जाए कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ P इज इक्वल टू होगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ V बाई ए स्क्वायर। और V बाई ए स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ V डिवाइडेड बाय
डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए स्क्वायर। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए स्क्वायर होगा, ध्यान देना, ए स्क्वायर होगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ v डिवाइडेड बाय डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ p। यहाँ ए स्क्वायर नहीं है, ध्यान देना, ए स्क्वायर नहीं है, ए है, दिस इज ए। वैसे होता है ए स्क्वायर है, बट मैंने ए ले लिया है, थोड़ा सा इजी बना देता हूँ। अच्छा अब बताओ, कौन मुझे बताएगा V यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम, और P क्या है, प्रेशर। वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? L3। बहुत बढ़िया, L3। प्रेशर का फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, क्या होगा, M1 L-1 P-2। नहीं, M1 L-1 P-2, ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब बताओ ये कितना आ गया, ए का पता चल गया, ए का पता चल गया, ए का कितना है, M-1 L3 + 1, L-1 ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, वैसे P 0 + 2। ये है डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए। अच्छा बी का बताओ जरा, बी का क्या होगा, बी किस में सब्ट्रैक्ट हो रहा है, वॉल्यूम में से। तो दो फिजिकल क्वांटिटी कब सब्ट्रैक्ट होती है, तो दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम हो, है ना। तो क्या लिखूंगा, ए का तो पता चल गया, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम, तभी तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो पाएंगे, है ना। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी भी पता चल गया, क्या हो जाएगा, M0 L3 P0। ये है ए का डायमेंशनल फॉर्मूला, ये है बी का डायमेंशन फॉर्मूला। अब बस एक का और निकालना है, सी का, है ना। तो अब सी का कैसे निकालने, तो अब मैं फिर से फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि क्लियरिटी रहे, ठीक है, बहुत नीचे आ जाता है, P + V/A V - B = CT है। अब अगर मैं ढंग से देखूं तो मुझे लिखना चाहिए डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ P + V/A इंटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ V - B, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल होना चाहिए, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ C इंटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ T। क्लियर है यहाँ तक सभी को? अच्छा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ P + V/A किसके इक्वल होगा, सीधा लिख सकते हो, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ P के इक्वल, प्रेशर के इक्वल, क्योंकि दोनों ऐड हो रहे हैं। तो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, तीसरी प्रॉपर्टी यही कहती है, इनटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ V - B किसके इक्वल होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ V, और नीचे लेके आ जाओ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ P, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ C पता चलता है। अब एक एक करके डाल देते हैं, सब तीनों को पता ही नहीं हमें। P का क्या था डायमेंशनल फॉर्मूला, पावर का था M1 L-1 T-2, वॉल्यूम का L3, टेम्परेचर का क्या है, टेम्परेचर का है K1, टेम्परेचर है, ठीक है ना, तो टेम्परेचर की पावर 1 यानी कि K1, बस हो गया। C का क्या हो जाएगा, M1 L-1 + 3 T-2 K-1।
ये हो गया सी का, तीनों का निकाल लिया, ठीक है। ये तीसरे का, अब ये तीनों का निकल गया, तो अब आप किसका निकालोगे? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए बाय बी सी। अब आप निकाल सकते हो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए बाय बी सी। अब किसके इक्वल होगा? फिर से भाई डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए डिवाइडेड बाय डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी इनटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सी। इतना सा काम करना है। बी का और सी का पता है, बी का कितना है L3, सी का पता है M1, L2, T-2, K-1, और ए का थोड़ा सा ऊपर है तो बता देता हूं, ए का किसके इक्वल है? M-1 L4 T2। बस इसे सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। यही डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए बाय सी। ये m की पावर ऊपर जाएगा -1, n की पावर क्या हो जाएगा 4, नीचे है 3, ऊपर जाएगा -3, 2 है नीचे, ऊपर जाएगा -2, t की पावर 2, नीचे कितना है -2, ऊपर जाएगा +2, और एक बचता है k की पावर -1, तो ऊपर जाएगा +1। ये बड़ा सा जो है कुछ आ रहा है, बड़ा तो क्या ही है, -2 L-1 T4 K1। आ गया समझ में सभी को? यस, आ गया। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मैं नेक्स्ट एप्लीकेशन पे चलूंगा। लास्ट क्वेश्चन क्या है? एग्जांपल, फाइंड आउट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। फॉर्मूला देखो क्या है। जी नीचे नहीं है, ये अब जरा जल्दी जल्दी बता दो क्या क्या होगा, बताएगा कोई? ए का क्या होगा बताएगा? ना 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 ना, ए का चलो पहले बी का बताओ, बी का बताओ। चलो सबसे अच्छा, मैंने क्वांटिटीज तो बताई नहीं, आपको बताना है, पूछना चाहिए था ना, मैंने देखा नहीं। ऐसे यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट, क्वांटिटीज नहीं बताई मैंने आपको, ठीक है। एक्स बी क्या है, डिस्प्लेसमेंट, टी क्या है, टाइम। ये तीन है बस, अब कर लोगे आप, बता दो। कुछ कुछ का तो एकदम ही निकाल सकते हो। बी का और डी का बता दो यार, बी और डी का बताओ सबसे पहले। पहले तो बी का बता दो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी, सॉरी डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ बी एंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ डी, ये तो आप एकदम ही बता सकते हो। बताओ बी का डायमेंशन फॉर्मूला किसके इक्वल होगा? वेलोसिटी होगा कि नहीं?
कितना n0 L1 n-1। ठीक है, तो d का पता चल गया। d का बताओ, d का क्या होगा? d किसके साथ ऐड हो रहे हैं? टाइम के साथ। तो डेफिनेटली क्या होगा? d का फॉर्मूला क्या होगा? डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ टाइम के। टाइम का क्या होगा? एक ही टाइम m0 L0 t1। दो के पता चल गया। ठीक है, a का देखो, a का कैसे निकालेंगे? a का कौन बताएगा कैसे करेंगे? आप कुछ चीजें देखो, एकदम बता सकते हो। क्या चीजें देख सकते हो? डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ a किसके इक्वल होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ x बाय b प्लस b। डेफिनेटली होगा, दोनों ऐड हो रहे हैं पूरे पूरे। फिर वैसे ही किसके इक्वल होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ct स्क्वायर b प्लस t के इक्वल होगा। और क्योंकि इन तीनों से मिलके ये पूरी की पूरी क्वांटिटी बन रही है, ध्यान देना, तो मैं लिख सकता हूं दिस इज आल्सो इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a प्लस x b प्लस b ct स्क्वायर b प्लस t। डेफिनेटली ये होना चाहिए। ओके, और ये पूरा का पूरा ऐड होने के बाद इसके इक्वल है, यानी इस पूरे का डायमेंशन फॉर्मूला, इस पूरे का डायमेंशन फॉर्मूला किसके इक्वल होगा? डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ s के। अब बताएगा कोई डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ a किसके इक्वल है? डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ s, और s क्या है? डिस्प्लेसमेंट। हाँ, तो सीधा लिख दो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ a, इसके इक्वल हो जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ s यानी कि n0 L1। अब बस आपको b का निकालना है, c का निकालना है, c का। c का निकाल के देखो क्या यूज करेंगे? इसको इसके साथ इक्वेट करो, काम खत्म हो गया। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ct स्क्वायर अपॉन d प्लस t, ये किसके इक्वल होगा? डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ s के इक्वल। ओके, बहुत बढ़िया। नॉट पता नहीं आपको कैसे आ रहे हैं, थोड़ा ढंग से देखो, ढंग से देखो क्या लिखूंगा, आराम से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ c into dimensional formula of t square divided by dimensional formula of b plus t is equal to हो जाएगा dimensional formula of s। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ c किसके इक्वल होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ s इनटू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ d प्लस t, और टी स्क्वायर को नीचे लेके आ गया, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टी स्क्वायर। अब इन तीनों को पता है, एस का कितना है? L1। d प्लस टी का क्या होगा? d प्लस टी का t जैसा होगा, और t का क्या है? T1। और डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ टी स्क्वायर यानी कि टी स्क्वायर, m नहीं लिख रहा हूं, m और l हटा दिया मैंने, मैं सिंपल लिख रहा हूं। तो कितना आ जाएगा? L1 T1 minus 2। हाँ, बहुत बढ़िया। ये है आपका डायमेंशन फॉर्मूला। तो सबका निकाल लिया। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं तो समझ लेना है, ठीक है ना। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है जो करवा रहा हूँ, ठीक है ना। ये आपके यूनिट टेस्ट में भी आ जाएंगे पूछने के लिए, ठीक है ना। तो कुछ नहीं है इन क्वेश्चंस में, है नहीं कुछ भी, ठीक है।
समझने वाली चीज है बस। मैं कितने भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बना सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। खुद बनाया भी जा सकता है क्वेश्चन, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मेरे ख्याल से ये चीज आपको समझ में आई। ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है इसका? नेक्स्ट एप्लीकेशन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है? अगर आप डायमेंशनल एनालिसिस से कोई भी फॉर्मूला डिराइव भी कर सकते हो, यू कैन डिराइव एनी फॉर्मूला, ठीक है ना। कोई भी फॉर्मूला आप डिराइव कर सकते हो बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। ध्यान देना। सेकंड एप्लीकेशन क्या है? सेकंड एप्लीकेशन लिख रहा हूं, डायमेंशनल एनालिसिस। ये सेकंड एप्लीकेशन कैन बी यूज्ड to derive a formula. फॉर्मूला डिराइव करने के लिए भी ऐसे भी लिख सकते हैं, और दूसरा कई बार क्या होता है, इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है। डायमेंशनल एनालिसिस कैन बी यूज्ड to derive relationship between can be used to derive relationship between different physical quantities. मतलब बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनके बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, ठीक है ना, कैसे रिलेट कर सकती है, ठीक है ना, वो आप डायमेंशन एनालिसिस से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे फिर से वही एग्जांपल के तौर पे मैं चलूंगा। जैसे अगर मैं आपसे एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, एग्जांपल से समझ। आपको पता है कि एक बॉडी पे अगर मैं फोर्स लगाऊं तो वो क्या करती है, बताएगा कोई? अगर फोर्स लगाते हैं तो बॉडी क्या करती है? सबसे सिंपल एग्जांपल है, अगर किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाई जाए जिसका मास है m, फोर्स लगाई जाए तो क्या करती है? सर डिस्प्लेस नहीं, ना, नॉट मूव तो करती है। अब दुनिया में बहुत सारी चीजें मूव करती हैं, किसी भी बॉडी में फोर्स लगती है तो वो डिस्प्लेस तो करती है, लेकिन आप ऐसे नहीं बोलते फोर्स लगती है तो क्या करती है? एक्सेलरेट करती है। क्या करती है? किसी भी पे अगर फोर्स लगाओगे तो क्या करती है? वो एक्सेलरेट करती है। ध्यान देना, एक्सेलरेट करती है। सिर्फ आप ये नहीं बोलोगे कि मूव करती है। दुनिया में तो अब एस्ट्रॉयड मूव कर रहे हैं, दुनिया में बहुत सारे एस्ट्रॉयड मूव कर रहे हैं। स्पेस में आपको डाल दिया जाए, ठीक है ना, तो आप मूव भी तो करोगे, बट आप पे कोई फोर्स थोड़ा लगा रहा है, एक्सेलरेट करती है। ध्यान देना, इट विल एक्सेलरेट, सो इट विल मूव विद सर्टेन एक्सेलरेशन ए। अब हमें पता है कि F मास और A के बीच में फोर्स, मास और एक्सेलरेशन के बीच में एक रिलेशन होता है। इसको याद है कि F इज इक्वल टू ma, आपने पढ़ा है ये, इसे न्यूटन सेकंड लॉ बोलते हैं ना। अब देखो मैं इससे ना डिराइव करके दिखाता हूं, आपको पता चलना चाहिए कि सर ये फॉर्मूला आया कैसे होगा। न्यूटन ने जो है वैसे तो न्यूटन ने क्या किया था, न्यूटन ने इस फॉर्मूले को एक्सपेरिमेंटली बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके डिराइव किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, वो हम न्यूटन्स में देखेंगे, न्यूटन लॉज ऑफ एनएलएम में देखेंगे कैसे उसने इस फॉर्मूले को जो है एक्सपेरिमेंट करके निकाला था। लेकिन आप ना जैसे जैसे मैथ्स बढ़ती गई है, न्यूटन तो आज से 250 साल पहले था, 1760 के करीब था, 1760 के करीब रहता था। तो आज जो है अगर आप देखोगे तो लगभग 250 साल होने को आए हैं, ठीक है। तो 250 साल बाद आज जो है हमारे पास ऐसी मैथमेटिकल टेक्निक्स हैं जिससे हम
ये फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, ठीक है ना। वन ऑफ द मेथड इज कॉल्ड डायमेंशन एनालिसिस, ठीक है। तो डायमेंशन एनालिसिस से नोट कर सकते हो। देखना अभी कैसे होगा, ध्यान देना। हमें एक चीज तो पता है कि जो फोर्स है वो दो चीजों पे डिपेंड कर रही है, यहाँ पे किस पे, मास पे और एक्सेलरेशन पे। हमें पता है ये दो पे करेगी, और कोई तीसरी क्वांटिटी है नहीं, ठीक है फिलहाल। लेकिन हमें ये नहीं पता कि मास पे कैसे डिपेंड करेगी। ऐसा भी हो सकता है मास के स्क्वायर पे डिपेंड कर जाए, ठीक है ना, 1 पे डिपेंड करे, -1 पे डिपेंड करे, कर तो किसी पे भी सकती है ना। अगर 1 पे करेगी तो आप क्या बोलोगे, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। लेकिन अगर m स्क्वायर हो गया तो क्या बोलोगे, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ मास। जैसे इस फॉर्मूले में याद करो क्या था, क्या बोलते थे, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास, यानी कि मास की दो मास, दोनों मास के प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगी, ठीक है। वैसे ही अगर मैं ऐसे लिख दूं -2, तो फिर आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ मास। क्यों, क्योंकि फिर ये नीचे चले जाएगा, देखो ऐसे ऐसा हो जाएगा। तो कुछ भी आ सकता है, हमें नहीं पता m की पावर क्या होगी, मास की पावर क्या होगा, ठीक है। तो हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, इसे x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, एक्सपोनेंट को x मान लेंगे, और ये एक्सपोनेंट आपको निकालना है डायमेंशन एनालिसिस। वैसे ही एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है, स्क्वायर के भी प्रोपोर्शनल हो सकता है, क्यूब के भी हो सकता है, हमें नहीं पता। तो ये है y, ये y मान लिया। अब अगर x और y पता चल गया तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक है ना, एक्सपोनेंट पता चल गया। अब देखो बहुत सिंपल है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आ जाता है c। अच्छा f यहाँ पे फोर्स है, तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला बताओ क्या होगा, क्या होगा बताइए, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स क्या होगा, हमें पता है क्या होता है, m1 l1 p-2। मास का क्या होगा, m1 l0 p0। एक्सेलरेशन का m0 l1 p-2। ये सब बता चुका है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, समझने वाली बात ये है कि ये जो फोर्स है ना, ये इस पूरे के इक्वल है। तो ये तभी हो सकता है अगर मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी के हिसाब से देखूं, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ m टू द पावर x इनटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a टू द पावर y। ये चीज समझ में आई सभी, where c is a dimensionless constant। हम ये मान के चल रहे हैं c क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। कुछ आ रहा है समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट नहीं, कौन सी प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी मैंने लगा दी। अच्छा, फोर्स का क्या होगा डायमेंशन फॉर्मूला, ये इक्वल होना चाहिए, अब इक्वेट कर देता हूं बस, और कुछ नहीं, m1 l1 p-2। ये मास का क्या होगा, तो मास का था m0 l1 p0, बट उसकी पावर क्या है, x। वैसे ही a का था m0 l1 p-2, बट इसकी पावर क्या है, y है। कर देते हैं सॉल्व। अगर पावर x है तो सबकी पावर x से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये आपको पता है, मैथ्स का रूल है, ठीक है, lx p0। वैसे यहाँ पे m0 0 into y 0, l 1 into y y, p -2 into y -2y। अब देख लो जरा, m की पावर क्या आ जाएगा, 0 + 0 0 + 0। वैसे l की पावर x, ये x है, और ये y है, x + y। वैसे t की पावर क्या हो जाएगा, 0 - 2y। ये दोनों डायमेंशन फॉर्मूला इक्वल होना चाहिए, तभी वो जो फॉर्मूला है वो करेक्ट होगा।
एक मिनट, कुछ गलती की है मैंने, एक मिनट। ओहो, मैंने गलती यहाँ पे ये की। तो मैं सोचूं क्या गलती होगी, ऐसा कैसे हो सकता है। ये n की पावर 1 था। हाँ ठीक है, अब सही लग रहा है। ये x आएगा, ये x आएगा, ये 0 आएगा। अब l की पावर क्या देंगे, y लगेगा। ठीक है मेरे ख्याल से। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। वरना m की पावर यहाँ 1 है और यहाँ 0 है, तो ये फॉर्मूला फिर गलत हो जाएगा। गलत है नहीं, ये फॉर्मूला हमें पता है। तो ये तभी हो सकता है जब m की पावर यहाँ पे x है और यहाँ 1 है, तो डेफिनेटली x क्या हो, 1 के इक्वल। ऐसे l की पावर यहाँ y है और यहाँ पे कितना है, 1 है, तो y कितना हो, 1। और यहाँ कितना है, -2y, और यहाँ कितना है, -2, तो डेफिनेटली क्या हो, -2y इक्वल टू -2y इक्वल टू -2। देखो यहाँ से पता चल रहा है y कितना आ गया, 1। वैसे तो करने की जरूरत नहीं थी, x 1 आ गया, y 1 आ गया, पता चल गया। ठीक है, तो x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है 1। अभी उठा के डाल दो इसमें, इस फॉर्म में डाल दो, इसमें वापस डाल देना c n की पावर x यानी कि 1 और y की पावर, ठीक है, a की पावर। तो फॉर्मूला बन जाता है c इक्वल टू m a। अब थोड़ा ध्यान देना, पूरा फॉर्मूला तो नहीं बना क्योंकि आपको c नहीं पता, c इज अननोन, c इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ये एक डायमेंशन में कांस्टेंट है, बट ये अननोन है, ध्यान देना। बाकी फॉर्मूला तो पता चल गया, एटलीस्ट आपको कुछ तो पता चला, पूरा रिलेशन तो नहीं पता चलता। पूरा फॉर्मूला कभी नहीं पता चलता, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं पता चलता कभी भी, ठीक है। बाकी आपको सब पता चल जाएगा कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास की पावर 1 आ गई और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन की पावर 1 आ गई, लेकिन सी नहीं पता। तो सी कैसे पता करोगे आप, अब सी के लिए आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। टू फाइंड आउट C, we have to do the experiment जो न्यूटन ने जैसे किया था। आई होप समझ में आया होगा किस तरीके से निकालना। आया समझ में सभी को किस तरीके से निकालना है। ये इस तरीके से डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव किया जाता है। एटलीस्ट कुछ तो पता चल जाता है कि फोर्स मास की किस पावर के इक्वल है, एक्सेलरेशन की किस पावर के इक्वल। हाँ, इसमें जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है वो नहीं पता चलेगा, सामने जो कांस्टेंट पड़ा हुआ है वो नहीं पता चल सकता, उस आपको एक्सपेरिमेंट करना है उसमें। बस इसका यही एक डिस्क्रिपेंसी है, आप ऐसे सोचिए, यही इसका एक डिसएडवांटेज है, बाकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। आई होप क्लियर हुआ होगा सभी को। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज के लिए काफी है। 2 तो कर दिए हमने। इससे रिलेटेड अब कल मतलब नेक्स्ट क्लास में वी विल डू सम क्वेश्चन रिलेटेड टू इट, ठीक है। और अगली क्लास में मैं आपको जो है ना रिसेंट एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आए, नीट में, जेईई मेंस में जैसे क्वेश्चन आए इससे रिलेटेड डायमेंशन है, तो वो भी कर पाऊंगा, ठीक है। ओके, ठीक है, आज के लिए काफी है। थैंक यू। ओके, थैंक यू। यस, कोई डाउट है किसी को? अगर कोई डाउट है तो पूछ सकता है।
ठीक है, ओके, थैंक यू।